तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये लाइन आपसे ऐसी चिपक गई है कि अब आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से इस देश का नाता है। जब ये लोग बीजेपी के पुरखे जब अंग्रेजों के लिए इस देश के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे, मुखबिरियां कर रहे थे, गद्दारियां कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व में और पूरे हिंदुस्तान एक्सेप्ट बीजेपी आरएसएस के लोग इस देश के लिए शहीद हो रहे थे, जेल काट रहे थे, मुकदमे झेल रहे थे। इसलिए आपने मान लिया कि कांग्रेस के नेता ही इंडिया है। पूरा सेंटेंस पूरा, मेरे सवाल पे आ जाइए फिर आप। सेंटेंस तो कंप्लीट होने दें। तो ये इंडिया का और कांग्रेस का ये नाता है, ये पवित्र रिश्ता है और ये कुछ ही नाम से पुकारें, इनकी बौखलाहट है। क्योंकि इनसे जो भी असहमत हुआ, देखिए तानाशाह की एक पहचान होती है कि अगर आप उससे प्रश्न कर दिए या उसके सामने मुस्कुरा दिए तो वो आपको राष्ट्रद्रोही मानता है, देश विरोधी मानता है। जितने लोगों ने इस देश में इस सरकार से प्रश्न किया, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे राजनीतिक दल हो, तो जो भी हो, असहमत हुए, मत भिन्न हुए, प्रश्न कर दिया, वो सब गद्दार है, पाकिस्तानी है, आतंकी है, नक्सल है, चीनी है, अरबन है, इन सब चीज़ों से नवाजा जाता है, खूब नवाजा जाता है। और शीर्ष से लेकर के नख तक का इनका पूरा काडर इस तरह से भाषाओं से नवाजता रहता है। देश संकट में है। सवाल के जवाब पे आ जाइए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस के जो इंडिया है वो सिर्फ उसके नेताओं तक ही सीमित है। हिंदुस्तानी इंडिया है और इंडिया सबका है। आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। आज क्या किसी विरोधी दल को या जो सदन में या देश में एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष जैसा भी हो, उसकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है। वो अगर मुद्दे उठा रहा है तो उसकी तुलना आतंकवादी संगठन से हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे? ये क्या वाजिब है? किसी से पूछ लीजिए, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा का अनुरूप? हम लोगों को भी तकलीफ होती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में विदेशों में चर्चा हो रही है, दुनिया के पार्लियामेंट में बहस हो रही है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ जो दुराचार, बलात्कार और नग्न करके घुमाया गया, सुन लीजिए, वो वीडियो किसने लाया? अगर ये बात है, अगर यही बात है, रुक जाइए। अन्ना आंदोलन के दौरान आप ही लोग थे जो आंदोलन में बैठे हुए। संजीव साहब तो यहाँ बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों को आप गुंडा बताते थे, इन्हीं लोगों के खिलाफ आप तमाम तरीके के अपशब्द यूज करते थे। उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मणिपुर में एक खबर जो निकल के आ गई, वीडियो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने की थी। 80 दिनों तक एफआईआर लिखा गया था, कोई कार्रवाई नहीं की थी। वीडियो निकल के आ गई, उन दोषियों पे कार्रवाई करने के बजाय, उनको सत्ता का डबल इंजन का संरक्षण देने के बजाय, वीडियो कैसे किसने निकाल दिया, कौन उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, उस पर सीबीआई जांच हो रही है। महिलाओं पे दुराचार, बलात्कार करने वाले को सत्ता का संरक्षण। और जो ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं। लेकिन संजीव जी, जो इंडिया को लेकर के आप एकजुट हुए हैं, आपके सामने उस इंडिया के सहयोगी कांग्रेस खड़ी हुई है, क्या ये एकजुटता सिर्फ नाम में है? जमीन पर कैसे हो पाएगी? आपकी स्थिति पंजाब में दोनों की ऐसी है, 36 का आंकड़ा, दिल्ली में 36 का आंकड़ा, फिर ये एकजुटता कैसे होगी? बिल्कुल चुप कर बे कुत्ते। आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम सब लोग अलग अलग पार्टी क्यों हैं? क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई थी, हम अलग पार्टी हैं, लेकिन उसके बावजूद, मैं अब कंप्लीट करने दीजिए, उसके बावजूद आज इकट्ठा हो रहे थे। ऐसी नौबत क्यों आई? पिछले पूरे 5 साल में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। इन्होंने कहा था कि टीम इंडिया, फिर इंडिया से घबराते हैं, हालांकि उन्होंने कहा टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का मतलब क्या था कि जिस प्रदेश में वहां की जनता ने जिस सरकार को चुना, उसके साथ मिलकर के काम करो। लेकिन पूरे 5 साल जहां जहां ऑपोजिशन की सरकार थी, वहां उस सरकार को सबोटेज करने की कोशिश किया, ईडी भेजकर डराने की कोशिश किया, सीबीआई भेजकर डराने की कोशिश किया, ऑर्डिनेंस के जरिए सत्ता छीनने की कोशिश किया। उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में दिल्ली की जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई की जांच करो ना। एक चीज बताइए, 2014 से इनकी सरकार है, एक केस बता दीजिए, एक केस बता दीजिए। आज आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। सुन लीजिए ना, ऐसे तो नहीं होगा। एक केस बता दीजिए जिसमें सीबीआई ईडी गया हो और वो कन्विक्शन हो गया हो 9 साल में, केवल डराने के लिए कि ये ईडी भेजा अजित पवार आ जाओ, ये ईडी भेजा हेमंत बिस्वा आ जाओ, ये ईडी भेजा शिवेंद्र अधिकारी आ जाओ, फिर आके क्या करो, आके सीएम बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ। तो ये ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? संजीव जी, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, इन लोगों को जमानत नहीं मिल पाएगी। भाई साहब, मैं कहता हूं ट्रायल शुरू करो ना, ये लॉयर हैं, मैं कहता ट्रायल शुरू करो। औकात नहीं है इनकी, फाइनल चार्जशीट सबमिट करो। एक अठन्नी का करप्शन साबित नहीं कर पाए। एक मिनट,
इन्होंने कहा 7 साल से सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा, फाइनल चार्जशीट नहीं हुआ और एक अटर्नी कहीं से राहुल जी, चलिए संजीव जी, संजीव जी, अब साबित कर रही है कि दोनों कितने ईमानदार हैं। जब आप मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? राहुल जी, हमारे भाजपाई भाई भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप सब लोगों को याद होगा, अभी 10-15 दिन पहले मोदी जी मध्य प्रदेश में भाषण कर रहे थे और महाराष्ट्र के 3 भ्रष्टाचारियों के नाम गिना रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया है। और रात को, दिन में भाषण कर रहे थे और रात को वही तीनों लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उसमें डिप्टी सीएम बन गए। गजब की इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो मिनट भर में सब कुछ धो धा के बराबर कर देती है। तो अब इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या कहा जाए, क्या कहा जाए जो खुद कह रहा हो जिसको भ्रष्टाचारी, और उसके पहले 25 लोगों की और सूची है जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, तमाम तरह के आरोप लगाते थे, रोज सुबह शाम ईडी जाती आती थी, इनके मशीन में आ गए, धुल गए। अब ईडी वाले उनकी रक्षा करते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं। इन्हीं के पार्लियामेंट ने जवाब है कि 96-97% मुकदमे जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने किया है वो सिर्फ विपक्ष के पार्टी के लोगों के ऊपर किया और किसी में भी कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि चार्जशीट भी एक आध को छोड़ के किसी में नहीं कर पाए हैं। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा बार बार कर कि इनके पास जो जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो पिछले 10 साल से उनका टेन्योर क्यों बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इन लोगों का जिंदगी अब इसी में गुजरनी है कि ये इनकी बताते चले, कोई कागज दिखाते रहे। सही पकड़े हैं। ताकि डायरी अब हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस डायरी में मैं इसका बटन जरूर दबा देता हूं ताकि ये डायरी ओपन हो जाए। अब जरा ये आपके लिए ओपन हुई है। सरकार की योजनाओं में जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस इंडिया शब्द को आप इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, आप सब लोग देखते रहिए यहाँ पर, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, और ये योजनाएं मुझे लगता है अभी रुकने वाली नहीं है। इंडिया शब्द हटने वाला नहीं है। फिर अगर यहाँ पर इंडिया सही है, इनके साथ इंडिया जोड़ के कैसे गलत हो? बहुत अच्छी बात। आपने करीब इतने नाम गिनाए कि कांग्रेस ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके पसंगे के बराबर भी योजनाएं नहीं शुरू किए हैं, ये आपने बताया, इतनी योजनाएं शुरू की। दूसरी बात, इन लोगों ने जंग आज़ादी में, कुछ लोग इसमें 10-10, 12-12 साल जेल काटे हैं, देश की सेवा की है और बाकी लोग शहीद हुए हैं। क्या हम जिसके लिए ये गवाहियां देते थे, आज इनके यहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते थे, उन पाकिस्तानियों 70 साल का शासन, 1 मिनट, 5 योजनाओं के नाम बताइए जिसमें इंडिया आपने इस्तेमाल किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब, 5 योजनाओं के नाम दुरुस्त कर लीजिए। आईएम में क्या है, क्या है आईएम में, जो दुनिया में जिसकी धाक बनती है? आईआईटी में क्या है, क्या है, बोलिए, बताइए इनको आईआईटी में क्या है। मुझे पता है, बताइए इनको मैं बता में क्या? मैं बता करवाली बेइज्जती। दुनिया में विदेशों में 4-6 तानाशाह हुए थे जिन्होंने जीते जी अपने नाम के स्मारक बनाए थे। इंदिरा जी, हमारे हिंदुस्तान में एक हुए हैं जो गुजरात में अपने नाम पे स्टेडियम बनाए हैं। इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न क्या दिलवाया नाम है था। स्टेडियम का? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये है नाम का नामकरण की बात। दूसरी, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है भाई साहब, आपको मालूम ही नहीं है। चलिए। छोड़ दीजिए। सुनिए, अगले जी जल्दी से खत्म कीजिए, फिर वापस पीछे चलना। भारत सरकार की है। शहजाद, देखिए ऐसा है, इस देश में एक भी योजनाएं, मोदी जी ने क्या कहा था, अच्छे दिन आएंगे, आप किसी को 15 लाख मिले खातों में, 2 को नौकरियां मिली नहीं, काला धन आया, डॉलर के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम रसातल पे आए, महंगाई कम हुई, गंगा मैया साफ हुई, अखिलेश सिटी जी, बन गए, अखिलेश जी, काशी क्योटो बन ये गया। जितनी आपने नहीं कहलवा दी, कर दूंगा। अखिलेश जी, मोदी जी ने अखिलेश जी, 10 साल होने जा रहे अखिलेश जी, अब आ जाइए। एक भी काम आप तो दुनिया के, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने आप पहली बात हमारी आपने ओपनिंग कमेंट ठीक से नहीं सुनी कि आज हम इकट्ठा इसलिए हैं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता
और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का काम नहीं कर केवल विपक्ष को तोड़ने की साजिश, केवल अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश, पूरे विश्व का में जा करके इंडिया नहीं, मोदी मोदी मोदी, एक भी भाषण दिखा दीजिए जहां इंडिया इंडिया की बात हो रहा हो। तो देश से बड़ा कोई व्यक्ति अगर बन जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी औकात बताएं। मेरा सवाल बड़ा क्लियर। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? कितने शर्म की बात आ रही है कि वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी रोजाना हरकतें हो रही हैं और यहाँ पे सिविल वार जैसी स्थिति है। वहाँ के राज्यपाल महिला हैं, वो खुद कह रही हैं और वो सरकार बनी हुई है, वो निष्पक्ष कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उसको डिफेंड क्यों कर रही है? क्या मजबूरी है आपकी कि उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? इस देश में पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन भाजपा ही सारे के सारे उसको डिफेंड करने में लगे। अजीब सी हालत है, पता ना कौन सी मजबूरी है। तो आप चर्चा करने में दिक्कत क्या थी? 267 पे क्यों आप लोग अड़े हुए थे? चर्चा कर लेते आप जो है निकलवा नियमों में क्यों? वो नियम है कि नहीं है? नियमों में क्यों फंस रहे हैं? अरे नियमों के साथ देश चलता है, नियम के बगैर देश चलेगा क्या? बिना नियम के दूसरे नियम में चर्चा नहीं होती क्या? अरे भाई विपक्ष 267 के अलावा चर्चा का कोई और नियम उसी में क्यों चाहिए? अच्छा एक चुप रहिएगा, सुनिए। वो नियम क्या है? देश में जब कोई बहुत ही उत्तेजित समाज को कर देने वाली घटना हो जाए, व्यथित करने वाली घटना हो जाए, तो वो नियम बनाया गया है कि विपक्ष और सरकार मिलकर उस पर बहस करे, विपक्ष बात उठावे और सरकार बतावे कि हम इस पे क्या क्या कार्रवाई कर रही है। चलिए मैं अभी आऊंगा। इसीलिए नियम बता। नहीं, अब मैं आऊंगा ना आपके पास। उस नियम के बारे में मैं चुके रहा हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।